हेलो बच्चों, क्या हाल है? सो फर्स्ट वीडियो जो काइनेटिक्स का था उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशंस देखी थी स्टार्टिंग से। व्हाट इज रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर्स जो थे उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तमाम एप्लीकेशंस वगैरह उससे रिलेटेड जो थी। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, ये सारी कैलकुलेशन फर्स्ट वीडियो का पार्ट थी। नाउ सेकेंड वीडियो जो रैंक बूस्टर का है, इसमें हम बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। सो देखते हैं वन बाय वन। सो देखो, अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी की, तो रेट कांस्टेंट एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस हम कैसे निकालते हैं? यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है ना? तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है ये एक थ्योरेटिकल रिजल्ट हमें देती है अबाउट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो आर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ पे k जो है दैट इज रेट कांस्टेंट है। ए को बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसमें ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। यहाँ पे अगर नोटिस करें तो एक तो ए को एंड ए को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं टेम्परेचर से। इसका मतलब हम कैलकुलेशन में ये एज्यूम करके चलते हैं कि ए और ये जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है? और अगर देखो तो एक्सपोनेंशियल टर्म यूनिटलेस है, तो के की यूनिट और ए की यूनिट सेम होगी। तो जैसे हम यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, वैसे ही के और ए की मदद से भी यूनिट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कई बार ये ग्राफ आ जाता है के का टी के साथ, तो के अगर देखें तो टी के साथ इस तरीके से वेरी करता है। स्टार्टिंग में ग्राफ की टर्निंग हल्की अपवर्ड है, बट फाइनली इस तरह का ग्राफ हमें दिखेगा। जेई एडवांस में एक बार इतने पार्ट को लेके पूछ दिया गया था, और जेई मेन में एक बार ग्राफ यहाँ से बना के पूछा जा चुका है। ठीक है ना? यहाँ पे टी जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल का है, उस पर ये ग्राफ हमें दिख रहा है। इसी इक्वेशन का अगर लॉग फॉर्म देखते हैं तो लॉग फॉर्म ऐसे लिखते हैं एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस सी ए बाई आर टी। तो कई बार ग्राफ यहाँ पे भी हमें दिया जाता है, और ग्राफ के स्लोप की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म कैलकुलेट करा लिया जाता है। जैसे अगर एल एन के को हम 1/t के साथ ड्रॉ करें, तो हमें पता है कि भाई ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं, ये पार्ट भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना? और यहाँ पर अगर नोटिस करोगे कंपैरिजन से, तो स्लोप जो है उसकी वैल्यू है माइनस ई ए अपॉन आर, और इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू है एल एन ए। ध्यान देना कि एल एन मतलब लॉग का बेस ई। अब ये स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम देखें कैसा होगा, तो ई ए की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, ई ए जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव। तो ये एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका स्लोप माइनस ई ए बाई आर है। तो बहुत बार स्लोप की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करा ली जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और यही जो लॉग फॉर्म हमने लिखी है, इसी को अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए लिख के कनेक्ट करें, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, एल एन के इक्वल टू एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1/T2 -1/T1। तो ये काफी यूजफुल इक्वेशन है,
इसका मतलब एक टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें गिवन हो, दूसरे टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेट करना हो, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म यूज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलिजन में नए बॉन्ड तभी बनेंगे, पुराने तभी ब्रेक होंगे जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस कोलिजन में। तो एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म यहीं से आता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है above its average value, that energy is called as activation energy. Suppose ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, that is A, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, that is B। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, और ये जो मिनिमम एनर्जी इंडिकेट हो रही है इसको हम EA से डिनोट करते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। 0 से रिएक्टेंट तक की जो एनर्जी का वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी। इसका मतलब ये एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की है। और ये जो पीक वाला पॉइंट है, ये पीक वाला पॉइंट बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पार्शियली कन्वर्जन हो रहा है, ये कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ फॉर्म हो रहे हैं, तो वो वाली स्टेट जो है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना? और ट्रांजिशन स्टेट पे ही जो कॉम्प्लेक्स होता है इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो जिसमें पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जीरो से इसी पीक तक की एनर्जी का अगर मेजरमेंट करें, तो जीरो से इसी पीक तक की एनर्जी का मेजरमेंट करें तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर देखोगे तो दिस इज एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? और अभी इस केस में अगर तुम देखो तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो जब प्रोडक्ट की कम एनर्जी होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसको बोलते हैं कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। तो इस केस में अगर नोटिस करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी दिखेगी, एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव दिखेगी। तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए बना हुआ है। अगर मान लो हम एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, तो एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ इस तरह का दिखेगा कि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। मतलब ये जो नेक्स्ट ग्राफ बन रहा है दैट इज फॉर एंडोथर्मिक। कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का लेवल सपोज ये है, प्रोडक्ट का लेवल अगर ये है, तो ये वाला ग्राफ जो है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, इसका डेल्टा एच होता है पॉजिटिव, एंड दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करोगे तो जीरो से ये पीक तक की वैल्यू, यही है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? तो एंडो एक्सो का ग्राफ कैसा होगा उसको ध्यान से देख लेना। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म डिफाइंड। और एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड है तो कई बार होता है कि अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, अगर कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, डिफरेंट एनर्जी, लोअर एनर्जी के तैयार करता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और लोअर एनर्जी के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब मान लो कि हमने ये ग्राफ बना रखा है विदाउट कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के लिए, तो अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं
तो कैटलिस्ट लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, और पुराने वाले ग्राफ में जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है ना? तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो के की वैल्यू बढ़ जाती है, और के अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है लोअर एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करके। अगर इसी को हम कनेक्ट करें मतलब आर्हेनियस इक्वेशन के लॉग फॉर्म में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एल एन के डैश बाई के इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। तो इस इक्वेशन की मदद से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है? तो कैटलिस्ट का यही रोल है इस केस में। अब सपोज मान लो एक रिएक्शन हमारे पास है कोई रिवर्सिबल नेचर की, तब उसको कैसे हैंडल करेंगे? अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगी, और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगी तो इस तरीके से हम ग्राफ पर इंडिकेशन देंगे इसका। मान लो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है के एफ, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है के बी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ई एफ, और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए बी। रिएक्टेंट का लेवल हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, दिस वन। प्रोडक्ट का लेवल दिस वन। अब एक्टिवेशन कर्व अगर ये आ रहा है तो इस केस में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ए से बी की साइड, तो रिएक्टेंट के लेवल से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का लेवल है वो डिफरेंस तुम्हें ईएफ देगा। और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, तो बैकवर्ड का रिएक्टेंट क्या है? बी, तो बी से पीक तक का जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी शो करेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ए बी। अच्छा, अब ये डिफरेंस तो हमको पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डेल्टा एच। और इस केस में प्रोडक्ट का लेवल ऊपर है, इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और पॉजिटिव कब आएगा? ईएफ बड़ा है, तो ईएफ को अगर ईएबी को ईएफ से सब्सट्रैक्ट कर दें तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के डेल्टा एच को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी के डिफरेंस से। क्लियर? और हमको एक चीज और पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के रेशियो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, के एफ बाई के बी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन जो है वो इस तरीके से है, एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल अगर है इक्वेशन तो इस तरीके से हम रिवर्सिबल इक्वेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, कि अगर मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कि भाई रिएक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड सो ऑन, इस तरीके से हो रही है, तो इसके किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे? मान लो ई वन, ई टू, ई थ्री, ये है एक्टिवेशन एनर्जीज इन रिएक्शन की। तो एक ही ग्राफ पे एक रैंडम बना रहा हूं मैं, मतलब हमें वैल्यूज दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो ए बी सी डी की एनर्जी अपने हिसाब से एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो मान लो ए का एनर्जी लेवल ये है, ए से बी की एक्टिवेशन एनर्जी सपोज यहाँ से निकल रही है, बी से सी की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल रही है, एंड सी से डी की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल रही है।
ठीक है ना? तो इस तरीके से हम एक्टिवेशन कर्व ड्रॉ करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि मेन रिएक्टेंट तो ए है और मेन प्रोडक्ट है डी। तो रिएक्शन एक्सो एंडो होगी, वो कैसे डिसाइड करोगे? मेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एनर्जी डिफरेंस से। तो अभी फिलहाल क्या दिख रही है रिएक्शन? एक्सो, ठीक है ना? क्योंकि डेल्टा एच इसका आ रहा है नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जीज को E1 E2 E3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसे बनता है पूरा कर्व। और जो भी मैकेनिज्म होगी एग्जैक्टली उसकी मदद से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन का क्या होगा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 है। तो जो मैकेनिज्म दी जाएगी उसकी मदद से हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एक टर्म यहीं पे देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है कई बार, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली दो रेट कांस्टेंट के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक रेट कांस्टेंट अगर हम किसी टेम्परेचर T पे मेजर करें, दूसरा T+10 केल्विन पे मेजर करें, तो इन रेट कांस्टेंट का रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में ये 2 से 3 के बीच आता है। बहुत लो टेम्परेचर पे बात करोगे तो भी काफी डिफरेंट दिखेगा, बहुत हाई पे बात करोगे तो भी रेशियो काफी कम आएगा। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इसमें इन्वॉल्व टर्म एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लें। क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। अब अगर कोलिजन में सफिशिएंट एनर्जी होगी तभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? तो ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है? और ये जो टर्म है बगल में एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा है, तो ये एक फ्रैक्शन ही हो गया। तो ये फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, किन फ्रैक्शन को? जिनमें कोलिजन में सफिशिएंट एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर वैल्यू। और के जो आ रहा है, अब के क्या रिप्रेजेंट करेगा? के उन कोलिजन्स को रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल्स के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सफिशिएंट एनर्जी वाले। ठीक है ना? तो ये आरएनएस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है। ठीक है? एक चीज और याद रख लेना कि भाई ये तो हो गया अपना आरएनएस इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कोलिजन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। कोलिजन के समय मॉलिक्यूल में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए।
एक तो एनर्जी कि मॉलिक्यूल के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, मिनिमम या उससे ज्यादा, तभी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा, मॉलिक्यूल का कोलिजन के समय ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड, जो ओरिएंटेशन है कोलिजन के लिए उसको मीट कर रहा है, तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जब दोनों सेटिस्फाई करेंगे तभी प्रोडक्ट देखने को हमें मिलेगा। तो यही है कोलिजन थ्योरी। यहीं पर अगर याद होगा तो एक मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व अगर ड्रॉ करें तो मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बेसिकली इस तरीके से आता है। ठीक है, अब मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू जो एनर्जी की है, सपोज ये है, तो देखो ये बता क्या रहा है। ये जो शेडेड एरिया ग्राफ में है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उन पार्टिकल्स को जिनके पास एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू या इससे ज्यादा है। उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है ये शेडेड एरिया। तो ये शेडेड एरिया कैलकुलेट होके e⁻−EA/RT मिलता है। तो ये उसी फ्रैक्शन को बता रहा है पार्टिकल्स के जिनके पास एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू या उससे ज्यादा है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी केस में, तो ये ग्राफ क्या होता है, आगे शिफ्ट होता है। और ग्राफ आगे शिफ्ट होने का मतलब उन पार्टिकल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जिनके पास एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू या उससे ज्यादा हो, तो वो प्रोडक्ट बना लेंगे। क्लियर है पॉइंट कोलिजन थ्योरी का? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर्हेनियस इक्वेशन से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल है रेट कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए थ्योरेटिकल इंटू e⁻−EA/RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन से। और एक्सपेरिमेंटल अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्सपेरिमेंटल इंटू e⁻−EA/RT। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब नॉर्मली देखा जाता है कि ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, के थ्योरेटिकल और के एक्सपेरिमेंटल, ये वैल्यू नॉर्मली इक्वल नहीं आती। अब नॉर्मली इक्वल नहीं आती और ज्यादातर केस में तुम्हें ये दिखता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू रेट कांस्टेंट की ज्यादा है जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है। तो हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल कम है, तो हम इस थ्योरेटिकल वैल्यू में एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं पी। ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हो जाए प्रोडक्ट करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट में एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी, सो दैट कि प्रोडक्ट अब के एक्सपेरिमेंटल के बराबर हो जाए। ये जो पी है इसको हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो हमको पता नहीं है, जो कोलिजन के समय नजर आ रहे होंगे एग्जैक्टली। तो हम थ्योरेटिकल बेसिस पे जो कैलकुलेशन करते हैं उससे तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हमने मिस कर रखे हैं इस वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है। मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है। तो हमने यहाँ एक कैलकुलेट कर लिया फैक्टर पी, स्टेरिक फैक्टर, कि अगर वो मल्टीप्लाई कर लें इसमें तो ये वैल्यू अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम किसी को भी बता दें कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टेरिक फैक्टर इतना है,
तो वो क्या करेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू की मदद से एक्चुअल रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है। और ज्यादातर केसेस में देखो कि थ्योरेटिकल वैल्यू होती है बड़ी, तो पी का फैक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होता है लेस देन 1। बट कई केसेस ऐसे भी हैं जिनमें देखने को मिलता है कि रिएक्शन एक्चुअल में ज्यादा तेजी से हो रही है कंपेयर टू थ्योरेटिकल जो हमने कैलकुलेशन की है। एक्चुअली रिएक्शन उससे ज्यादा तेजी से हो रही, तो ऐसे केस में पी की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस पी है लेस देन 1, बट फ्यू केसेस में पी ग्रेटर देन 1 भी देखने को मिलता है। अब अगर ऊपर से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए एक्सपेरिमेंटल को ए, के एक्सपेरिमेंटल को ए एक्सपेरिमेंटल इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और के थ्योरेटिकल को ए थ्योरेटिकल इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई पी। तो देखो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, ए एक्सपेरिमेंटल इज ए थ्योरेटिकल इंटू पी। ठीक है। इसका मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो किसमें करते हैं, आरएनियस पैरामीटर में करते हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म इन चीजों से इंडिपेंडेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ ये? ओके। सो एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, फिर अगला पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, और फिर उससे और आइडिया क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। ठीक है। तो देखो इसमें आरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी इंप्लाइज फास्ट रिएक्शन। तो हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट कांस्टेंट उतना कम होगा, और रेट कांस्टेंट कम होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो। तो पहला स्टेटमेंट तो दिख रहा है कि करेक्ट नहीं है। दूसरा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन whose एनर्जी एक्सीड एक्टिवेशन एनर्जी। गुड। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी का फैक्टर बढ़ेगा, और ये क्या बताएगा, उन पार्टिकल के फ्रैक्शन को जिनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है। तो ये फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट वही बोल रहा है जो थ्योरेटिकल हमने समझा था आरेनियस इक्वेशन के पैरामीटर्स में। तीसरा है हायर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने ये पढ़ी इक्वेशन एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन T1। तो देखो अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, ई ए मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन आर 1 अपॉन T2 -1 अपॉन T1। तो देखो अगर हम दो रिएक्शन के केस में कंपेयर कर रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन से, तो अगर दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज हमने सेम करी, तो टेम्परेचर इंक्रीज सेम करेंगे तो ये फैक्टर अगर देखोगे तो सेम वैल्यू आएगी कि नहीं, और ये फैक्टर सेम आएगी तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा बड़ा होगा उसका K2/K1 ज्यादा बड़ा आएगा। इसका मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शन में ज्यादा चेंजेस हमें दिखेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू में। तो इसी को ऐसे भी बोला जाता है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शन मोर सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा तेजी से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होने पे ज्यादा तेजी से डिक्रीज भी होता है। अच्छा पॉइंट है।
और डी ऑप्शन भी चेक कर लें कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेट इन विच कोलिजन ऑकर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी। तो ये बता ही था कि जब हमने आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन की थी कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे ये बात हुई थी कि ए टोटल कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है बी सी डी, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक पॉइंट छोटा सा और देख लेते हैं, अपने काम आएगा ये। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन की, वो इस तरीके से है कि डी एल एन के बाई डी टी इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर। देखो वैसे तो एज्यूम करके चलते ही हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली चेंजेस टेम्परेचर के साथ बहुत स्लाइट होते हैं। लेकिन कहीं अगर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन दी जा रही है, तो कैसे रेट कांस्टेंट एक्चुअली वेरी करेगा, उसके लिए हमें डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान रखना। ना एक क्वेश्चन पर जरा और अप्लाई करके देखा जाए तो क्लियरिटी और बढ़ेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया जा रहा है कि ए से बी, ये हमारी रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 9.6 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है। तो ये बोल रहे हैं 20% सॉल्यूशन अगर ए का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21.6 मिनट में रिएक्ट करता है, तो 75% डिकम्पोजिशन होता है। इसका मतलब टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया रिएक्शन के लिए, तो 21.6 मिनट में 75% रिएक्शन हो रही है और सॉल्यूशन है 20%। ये हमें डेटा दिया है। और दूसरा हमें पूछा है कि भाई अगर सॉल्यूशन 30% लिया जाए तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 8 मिनट में कितने परसेंट डिकम्पोजिशन होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज तो ध्यान रख लो भाई कि रिएक्शन तो है फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर का अगर एक स्टेटमेंट याद है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। फिक्स परसेंटेज ऑफ रिएक्शन को लगने वाला टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। इसका मतलब ये है कि 20% लो 30% लो, तो फिक्स टाइम में फिक्स परसेंट ही होगी रिएक्शन, 20-30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कुछ अप्लाई करके देखते हैं। तो एक चीज तो ये है कि इस रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर्स की दो अलग अलग वैल्यूज हैं। अब दो अलग अलग वैल्यूज हैं, और एक केस में 75%, दूसरे में कुछ परसेंट रिएक्शन हो रही है। तो हम रेट कांस्टेंट को क्या टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास लॉग फॉर्म है ln k2 बाई k1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है भाई, तो अब ये वैल्यू अगर रख दें तो ई ए की वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी में, आर कैलोरी में हो गया 2, T2 है 47 डिग्री, मतलब 1/320 माइनस 1/300। ये हमने वैल्यूज रख दी सारी, और वैल्यूज रख दी तो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो k2 बाई k1 ln k2 बाई k1 ये आ रहा है 1।
इसका मतलब K2/K1 जो है वो E के बराबर है, और E की वैल्यू क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, दिस इज 2.7। तो हमें रेट कांस्टेंट आ गया दो अलग अलग टेम्परेचर पे, क्या रेशियो रेट कांस्टेंट का है। अब देखो पहली रिएक्शन 75% हो रही है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें तो T.75 जो होता है वो 2T½ के बराबर होता है कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो T.75 तो हमें 21.6 दिया है, दिस इज इक्वल टू 2T½ और T½ हम लिख पाएंगे ln2/k। इसका मतलब k की वैल्यू अपने पास आ गई ln2 डिवाइडेड बाई, ये K1 है, ln2 डिवाइडेड बाई 10.8, और K1 की अगर ये वैल्यू है तो K2 भी आ जाएगा, तो K2 आ जाएगा K1 इंटू 2.7, तो ln2/10.8 मल्टीप्लाई बाई 2.7, तो ये अगर देखो तो ln2/4 आ रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि T½ जो है वो सेकेंड रिएक्शन का कितना है, 4। T½ सेकेंड रिएक्शन का है 4, और कितने टाइम तक करा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन, 8 मिनट तक करा रहे हैं, तो 8 मिनट 2T½ के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है, 75%। तो इसका मतलब 47 डिग्री पे जब रिएक्शन करा रहे हैं 30% सॉल्यूशन लेके, तब भी रिएक्शन 75% ही हो रही है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है इसमें। ये जेई एडवांस 2023 का है। अच्छा, जो अभी डिस्कस किया था कि ग्राफ ln के वर्सेस 1/t का, तो ये ग्राफ बेस ही क्वेश्चन है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ ln के नहीं है बल्कि log के है, मतलब बेस 10, और बेस 10 है अगर, तो तुम ऐसे देखो कि ln के वाली इक्वेशन तो क्या आई थी, -EA/r -EA/RT प्लस ln के, अगर लॉग फॉर्म लिख रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन का तो ये आ रहा था। और ln के को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि ln x जो है वो 2.303 log x के बराबर वैल्यू होती है। तो अगर ये वैल्यू होती है तो 2.303 दोनों साइड आएगा तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये, log के इक्वल टू -EA/2.303 RT प्लस log k। तो देखो ये log में हमने कन्वर्ट कर लिया आर्हेनियस इक्वेशन को। अब log kf की वैल्यू हमें दी है 9, जब टेम्परेचर 1/t जो है 0.009, और 1/t 0.009 का मतलब t है 500, ठीक है ना। तो ये हमें 500 पर kf की वैल्यू ग्राफ दिखा रहा है कि कितनी होगी। 500 पर kf की वैल्यू ग्राफ से दिख रही है कि कितनी होगी ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर kf की वैल्यू निकाल लें तो log, सॉरी kf तो दिया ही है, तो log kf तो है 9, तो इसमें रख रहे हैं 9 इक्वल टू -EAF अपॉन 2.303 R, और t की जगह है 500, 1/t की वैल्यू दी है 0.00t, मतलब t 500 प्लस log a, प्लस log a। अब फॉरवर्ड का हमको ये दिया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू मिल जाएगी थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके, EAF अपॉन
2.303 R इक्वल टू 15 माइनस 9 ये हो गया 6 और 6 इंटू 500 मतलब 3000। तो ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। EF की एक तरीके से वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब EF की वैल्यू आ गई तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या चाहिए, log KB की वैल्यू 250 पे चाहिए और log K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 500 पे दिया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 500 पर दिया है तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम वैल्यू निकाल सकते हैं EAB की। इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो कि जैसे हमें पता है कि लॉग फॉर्म लिख रहे हैं K2/K1। एक मिनट, जैसे ये हो गया KF इक्वल टू AF e⁻ माइनस EAF बाई RT। ऐसे ही KB के लिए भी लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट की क्या, AB e⁻ माइनस EAB बाई RT। अब ये अगर दो इक्वेशन का रेशियो ले लो तो KF/KB ये बन जाएगा AF/AB इंटू e⁻ माइनस EAF माइनस EAB बाई RT। ठीक है, और इसी में अगर दोनों साइड ln ले लें तो ये ln KF/KB बन गया। और KF/KB क्या है कि इक्वल टू ln AF/AB इंटू सॉरी माइनस EAF माइनस EAB अपॉन RT। तो ये आ गया दोनों साइड लॉग लेने पे, है ना। और KF/KB मतलब ये K के बराबर है, तो log K की वैल्यू हमें गिवन है 500 केल्विन पे। तो अगर ये वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा ln 6 इक्वल टू ln AF/AB की वैल्यू AF 10⁻15 है और ये 10⁻11 है। ठीक है, माइनस EAF माइनस EAB बाई RT। इस टर्म को लेफ्ट में ले रहे हैं EAF EAB वाले को, तो EAF माइनस EAB बाई RT। ये टर्म जो है ये बन जाएगा ln 10⁻4 और ये ln 6 है। ठीक है ना, ये ln 10⁻4 और ये ln 6 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मिस हो गई, ये जो वैल्यू दी है बेसिकली ये 6 वैल्यू K की नहीं है बल्कि log K की है ना। log K की वैल्यू है 6। तो अगर इनको कनेक्ट कर लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln 10⁻4 अपॉन K। इस पूरे टर्म को हम ले रहे हैं लेफ्ट, इसको भेज रहे हैं राइट। ये बन रहा था ln 10⁻4, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻4/K। ठीक है, और 10⁻4/K तो ln को चाहो तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये टर्म आ जाएगा 2.303 4 माइनस log K।
लॉग के है 6, तो ये बचेगा इधर से -2, तो -2 इंटू 2.303 आ रहा है ये। ठीक है, -2 इंटू 2.303। अब टेम्परेचर 500 है, EF की वैल्यू दी है, तो इसमें अगर रख लें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में। तो EAB की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, और EAB की वैल्यू यहाँ से 2.303 इंटू 4000 R के बराबर ये आएगी। ये की B की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ रही है इस इक्वेशन से। अच्छा, ये भी मिल गया, तो अब हमको क्या चाहिए? अब हमें चाहिए KB की वैल्यू, और KB की वैल्यू तो अगर मान लो लॉग फॉर्म में लिखें इक्वेशन KB वाली, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग KB इक्वल टू माइनस EAB अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग AB। तो EAB अपॉन 2.303 R की वैल्यू तो 4000 दिख ही रही है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा -4000, टेम्परेचर में 250 दिया है, 250 प्लस लॉग AB की वैल्यू है 10⁻11, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, और ये सॉल्व होके बन रहा है -5। तो लॉग KB जो है वो -5, तो पूछा गया है क्वेश्चन में मॉड ऑफ लॉग KB, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो देखो, थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और कैलकुलेटिव भी है, तो हमें ये सब चीजें फटाफट जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके फिक्स करनी पड़ेंगी एग्जाम में। तो कैलकुलेशन वाइज अगर देखें तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है, क्योंकि पहले तो हमसे एल इस वाले ग्राफ से कैलकुलेट करवा लिया गया कि एफ का वैल्यू, सॉरी EF का वैल्यू, और EF आ गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, उसकी मदद से EAB की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, और ये भी आ गया, तो फिर हमें लॉग KB कैलकुलेट करना पड़ा 250 केल्विन पे। तो कुल मिला के 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा। ये स्क्रीन पर देखो, ये जेई का 2017 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बोलना है कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, स्टेरिक फैक्टर P है जिसकी वैल्यू है 4.5। तो हमको पता है नॉर्मली स्टेरिक फैक्टर 1 से कम आता है, नॉर्मली स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, 1 से कम आता है, लेकिन कई केसेस में 1 से बड़ा भी आ जाता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रही है कंपेयर टू थ्योरेटिकल। तो हमें इसकी मदद से करेक्ट ऑप्शन चेक करने। अब पहला बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन डिटरमाइन। तो तुम्हें पता है कि ए जो है एक्सपेरिमेंटल, वो ए थ्योरेटिकल इंटू पी के बराबर था। अब पी अगर 4.5 है, इसका मतलब ए थ्योरेटिकल जो है वो लेस देन ए एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं? ऑप्शन भी हमसे वही बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर को जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाय आर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन डिटरमाइंड। तो ये गलत हो गया ना ऑप्शन। भाई आर्हेनियस इक्वेशन वाला जो है वो लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही है। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर। भाई स्टेरिक फैक्टर किसको अफेक्ट करता है? आर्हेनियस पैरामीटर को अफेक्ट करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू पे कोई स्टेरिक फैक्टर का फर्क नहीं है, वो केवल आर्हेनियस पैरामीटर को अफेक्ट करता है। तीसरा, पी दिया है 4.5, इसको बोलना है रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, तो ये भी गलत है। पी 4.5 है,
1 से बड़ा इसका मतलब रिएक्शन और ज्यादा तेजी से प्रोसीड करेगी कंपेयर टू थ्योरेटिकल। और चौथा ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। तो अगर ए में ये आ रहा है ऑर्डर, तो के में भी यही आएगा। के एक्सपेरिमेंटल इज के थ्योरेटिकल इनटू पी। तो के एक्सपेरिमेंटल क्या है, ग्रेटर देन के थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है, तो आंसर आ रहा है बी डी। तो इस तरीके से कोलिजन थ्योरी और उससे रिलेटेड जो पॉइंट थे स्टेरिक फैक्टर के, वो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों की हेल्प करते हैं। पॉइंट क्लियर है बच्चों? सो आर्हेनियस इक्वेशन के बाद, कोलिजन थ्योरी के बाद एक पार्ट और देख लेते हैं हम लोग। दिस इज बेसिकली कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं रेट लॉ यूजिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। कि रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज करते हुए कैसे रेट लॉ निकालेंगे। देखो, इसमें कुछ खास बात तो ध्यान रखो कि सबसे पहले रेट लॉ हम किसके लिए लिखेंगे? रेट लॉ हम लिखेंगे आरडीएस के लिए। और दूसरी चीज, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। क्या होने चाहिए? इस रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट कोई भी नहीं होना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि कई बार क्या होता है कि पहला स्टेप स्लो है, ए प्लस बी से या ए प्लस टू बी से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये नेट रिएक्शन है। तो इसका स्टेप 1 दिया है कि पहला स्टेप क्या है, ए बी के साथ रिएक्ट करके बना रहा है ए बी। दिस इज सपोज स्लो स्टेप। और स्टेप 2 है, ए बी बी के साथ फर्दर इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्ट करके बना रहा है ए बी टू। और ये वाला स्टेप जो है, दिस इज फास्ट स्टेप। तो देखो, स्लो स्टेप जो है उसको हम बोलेंगे आरडीएस, और रेट लॉ आरडीएस के लिए लिखा जाता है। तो अगर इसका कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, तो R इक्वल टू k1 इंटू ए इंटू बी। अब क्या कोई इसमें इंटरमीडिएट है? नहीं है, ओनली रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटलिस्ट में से ही कुछ है। ठीक है, तो दिस इज फाइनल रेट लॉ। तो हमारे कोर्स में 3 तरह की मैकेनिज्म है, जिनमें से एक मैकेनिज्म ये है डायरेक्ट। और डायरेक्ट है तो इसमें क्या है, सीधा सीधा पहला स्टेप अगर स्लो हो, बाकी स्टेप उसके बाद फास्ट हो, तो किस तरीके से रेट लॉ लिखेंगे। नाउ एक पॉसिबिलिटी और, कि अगर रिएक्शन इस टाइप से है, जिसमें स्टेप 1 है कि A2 ये ब्रेक हो रहा है 2A में, स्टेप 2 ए बी कॉम्बाइन होके बना रहे हैं इंटरमीडिएट ए बी, और स्टेप 3 कि ए बी जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है ए के साथ, फाइनली प्रोडक्ट A2B बना रहा है। तो अगर इस टाइप की मैकेनिज्म है, पहला स्टेप दिया है हमें फास्ट, या बोल सकते हो रैपिड इक्विलिब्रियम, सेकेंड स्टेप स्लो, और इसके बाद जितने भी स्टेप आ रहे हैं फास्ट। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। तो अगर पहले स्टेप का कांस्टेंट k1 एंड k2 है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर दूसरे स्टेप का k3,
तीसरे स्टेप का K4। तो रूल क्या है? आरडीएस ढूंढो। आरडीएस कौन सा है? सेकेंड। तो इसके लिए रेट लॉ लिखो, क्योंकि हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है तो डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू K3 इंटू ए इंटू बी। अब हमारा क्या है? ए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ नहीं है ना, कैटलिस्ट। तो ए था इंटरमीडिएट, तो इसको हटाना है। अब इसको हटाएं कैसे? तो पहला स्टेप रैपिड इक्विलिब्रियम है, तो उसको एक कंडीशन को यूज करके रैपिड इक्विलिब्रियम वाली फर्स्ट स्टेप का अगर कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K1/K2 होगा, एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन A2। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ए को सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा K3 स्क्वायर रूट में K1/K2 इंटू A2 टू द पावर हाफ इंटू बी। ठीक है। अब ये जो रेट लॉ आया, क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है? तो हम नोटिस कर रहे हैं इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है, सिंपली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह इन्हीं में से चीजें हैं। तो दिस इज फाइनल रेट लॉ। और यहाँ अगर नोटिस करोगे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट कितना है, तो दिस इज K3 रूट K1/K2। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 1.5। तो इस तरीके से मैकेनिज्म की मदद से हम चेक करेंगे। एक केस पर और बात कर रहे हैं। तो ये जेई एडवांस में अगला वाला केस थोड़ा फेवरेट है जेई एडवांस वालों का, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो अगला वाला जो केस ले रहे हैं वो बेसिकली हम एक क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं, और क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, ये केस 3 का पार्ट है। अब ये अगर केस 3 का पार्ट है तो जरा समझते हैं केस 3 क्या है। केस 3 बेसिकली है कि अगर कोई भी स्टेप आरडीएस नहीं है, कोई भी स्टेप अगर आरडीएस नहीं है तो उस केस में कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो नो आरडीएस, सारे स्टेप अगर सेम रेट से चल रहे हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट का जो रेट है वही सेकंड का रेट है, या आगे भी है तो वही रेट है। तो ऐसे में एक कंडीशन होती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि हर रिएक्शन सेम रेट से चल रही है तो इंटरमीडिएट जिस रेट से बनेगा उसी रेट से रिएक्ट भी कर जाएगा। तो इंटरमीडिएट का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ इंटरमीडिएट कौन दिख रहा है? तो यहाँ वैसे क्वेश्चन में ही दिया है कि R है इंटरमीडिएट, ना भी दिया होता तो चेक कर लेते रिएक्शंस को ऐड करके। तो इसका मतलब dR/dt की वैल्यू हमें 0 दिखेगी। तो R क्या है? फर्स्ट रिएक्शन से देखो R बन रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड जा रही है तो R बन रहा है, फर्स्ट बैकवर्ड आ रही है तो R रिएक्ट कर रहा है, सेकेंड फॉरवर्ड जा रही है तो R बन रहा है। तो अगर हम dR/dt निकालें तो dR/dt का मतलब है R के बनने का नेट रेट। तो सारी रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो फर्स्ट रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो R किस रेट से बन रहा है? तो दिख रहा है K1A से बन रहा है भाई। फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड जा रही तो R किस रेट से रिएक्ट कर रहा है? तो ये दिख रहा है K2 इंटू R इंटू बी, इस रेट से रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट बैक जा रही रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही उससे भी R रिएक्ट कर रहा है, तो माइनस K3 इंटू R इंटू सी। तो ये नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R हुआ, और जो होना चाहिए 0। तो अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो R कॉमन दिख रहा है सेकेंड थर्ड टर्म में, तो R को अलग लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू K1A डिवाइडेड बाई K2B प्लस K3C। ये आया कि नहीं R का वैल्यू? तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट की वैल्यू आ गई। अब रिएक्शन का रेट निकालें, तो रिएक्शन का रेट
प्रोडक्ट अगर मान लो P है, तो dP बाई dt रिएक्शन का रेट हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखें? इसको सेकेंड रिएक्शन से लिख सकते हैं K3 इंटू R इंटू C। तो इसमें अगर R की वैल्यू डाल दी जाए तो K3 इंटू K1 इंटू A इंटू C डिवाइडेड बाई K2B प्लस K3C एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइप का है कि हम इसको देख के ये नहीं बता पाएंगे भाई ऑर्डर क्या होगा। ये फाइनल है, इसको देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि क्लियर कट जिस फॉर्म में हम रीड करते हैं उस फॉर्म में है ही नहीं इक्वेशन। तो ऐसे रेट लॉ जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रेट लॉ। ये जब सिंपल फॉर्म में आते हैं तब वहीं से हम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, इन सब की जानकारी ले सकते हैं। अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आर जो लिखा है उस फॉर्म में ही अगर कन्वर्ट कर लें अपना, तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि सी से डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन को ऊपर नीचे। मतलब K3C से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? K3C से डिवाइड करोगे K1A डिवाइडेड बाई 1 प्लस K2B बाई K3C। ऑप्शन हमको इस फॉर्म में ही दिया है तो हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है। तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है भाई? तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि ऑल रिएक्शन सेम रेट से चल रही हैं, तो इन दैट केस हम यूज करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और वो यूज करते हुए रेट लॉ कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर? ये जेई एडवांस 2022 में आया था क्वेश्चन, और काफी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा इसको समझते हैं ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या कि हमें लेफ्ट साइड में रेट दिए गए हैं और राइट साइड में कनेक्टिंग जो भी ग्राफ है करस्पॉन्डिंग रेट वो दिए गए हैं, तो हमें मैच कराना है विच वन इज करेक्ट। तो पहला जो है, इसमें आर की वैल्यू हमें दी जा रही है के एक्स अपॉन एक्सएस प्लस एक्स। यहाँ देखो, के और एक्सएस तो है कांस्टेंट की वैल्यू। अब अगर हम चेक करें कि एक्सएस मान लो एक्स बहुत छोटा है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो रेट प्रोपोर्शनल टू हमें एक्स दिखेगा कि नहीं? क्योंकि अगर एक्स बहुत छोटा है तो एक्सएस प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सएस के बराबर हो जाएगी, है ना? और एक्सएस के बराबर हो जाएगी तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर एक्स लार्ज है तो उस केस में नोटिस करो कि एक्सएस प्लस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी, और ये एक्स कट जाएगा तो आर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट। तो ऐसा हमें किसी ग्राफ में क्या नजर आ रहा है कि रेट की वैल्यू बहुत छोटी कंसंट्रेशन पे तो प्रोपोर्शनल हो, लेकिन बहुत बड़ी कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट हो। तो ऐसा आर वाले ग्राफ में नजर आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का आर तो मैच कर ही रहा है। और कोई मैच कर रहा है क्या? क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है, कुछ में हाफ लाइफ दिया है और कुछ में एक्स का वेरिएशन दिया है। तो अगर इससे इंटीग्रेशन करें, इसको आर की वैल्यू के एक्स अपॉन एक्सएस प्लस एक्स है, एक्स डिकम्पोज हो रहा है टाइम के साथ, तो आर को हम माइनस डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्सएस प्लस एक्स। तो अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और टी, सेम साइड अरेंज करें तो हम इधर लिखेंगे माइनस डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सएस अपॉन एक्स प्लस 1, और राइट साइड के डी टी आ जाएगा। तो अगर लिमिट लगा दें
टाइम 0 से t और x की वैल्यू x0 से x वेरी कर रही है। तो लेफ्ट साइड हमें मिल रहा है, देखो, dx बाई x हो जाएगा ln x, और लिमिट अगर लगा देंगे इस पर x0 से x, और इधर लिमिट है 0 से t, तो ये बन जाएगा एक्सेस ln x0 बाई x, पहला टर्म। दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस dx, तो इंटीग्रेशन में ये सेट होगा जाके x माइनस x0, और राइट साइड k dt, तो k t माइनस 0, तो k t की ये वैल्यू आ जाएगी। अब k t की ये वैल्यू आ जाएगी, तो अगर देखें कि t जब t हाफ के बराबर होगा तो x की वैल्यू x0 बाई 2 होगी। तो अगर इक्वेशन में पुट करो तो पहला टर्म बन रहा है एक्सेस ln 2 प्लस x0 बाई 2 इक्वल टू k t हाफ, ठीक है ना। तो t हाफ की वैल्यू आ रही है टी हाफ की वैल्यू आ रही है 1/2k इंटू x0 प्लस एक्सेस अपॉन k ln 2। तो अगर ये चेक करो टी हाफ की इक्वेशन, तो ये y इक्वल टू m x प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन है कि नहीं, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन है। इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मैच इससे भी कर रहा है, p से भी। तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, p एंड r। ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। सेकंड अगर पार्ट चेक करें, तो सेकंड पार्ट में रेट लॉ तो वैसे ही दिया है, लेकिन बोल रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन x जो है वो मच लेस देन एक्सेस है। तो अगर ये कंडीशन है तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, r इक्वल टू x अगर बहुत छोटा है तो नीचे एक्सेस प्लस x आ जाएगा एक्सेस के बराबर, तो k अपॉन एक्सेस इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर में पता है कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, तो एक तो इसका ये मैच कर रहा है क्यू, ठीक है। रेट दूसरा प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट तो k बाई एक्सेस है, तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेटेड फॉर्म k बाई एक्सेस इंटू टी इक्वल टू ln x0 बाई एक्स, ये भी बनेगा। तो देखें और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एक ग्राफ और है ln x वर्सेस t। तो फर्स्ट ऑर्डर में ln x वर्सेस t ऐसा आता था, तो यहाँ भी हमें ऐसा ही दिखेगा सेम। इसका मतलब इसका अगर नोटिस करो तो क्यू टी दो मैच कर रहे हैं, तो इसका क्यू टी दो ऑप्शन हो गए। तीसरे वाले केस में x की वैल्यू लार्ज है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा r इक्वल टू, नीचे बन जाएगा एक्स प्लस एक्स एक्स के बराबर, तो r इक्वल टू के आ जाएगा, जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर आ गया तो इन तीनों में इस तरह के जीरो ऑर्डर का कोई ग्राफ मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर चेक करें तो x वर्सेस t ये जीरो ऑर्डर के लिए है, तो इसका s मैच कर जाएगा। करेक्ट है भाई, ऐसे चेक करोगे। और चौथा, चौथे में भी x मच हायर है, तो x मच हायर है तो r इक्वल टू के एक्स बनेगा ये, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक तो ये ग्राफ है, और फर्स्ट ऑर्डर में एक ग्राफ ये भी था, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो
इसका भी Q एंड T दो मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बेस्ट मैचिंग चेक कर लेनी है कि कौन सी है। तो पहले का P, दूसरे का Q, तीसरे का S, चौथे का T। एक तो ये मैच कर रहा है भाई, और कोई मैचिंग? पहले का R। अच्छा, और मैचिंग इसलिए गड़बड़ है कि देखो दूसरे का S दिया है इसमें, तो ये तो गलत हो ही गया वैसे ही। ठीक है, सेकंड केस में फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, तो इसका क्या था? QS, नहीं QT। तो ये सेकंड का इस वजह से गड़बड़ हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड का Q दिया है, और थर्ड था जीरो ऑर्डर। इसका अगर Q दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन अपना क्या मैच कर रहा है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसको हम डिटेल में सॉल्व करें तो हमें काफी चीजें इससे पता भी चलेंगी। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन लाइक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, पैरेलल सीक्वेंशियल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस, ठीक है ना, H2O2 का डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजों पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से वीडियो देखिए, और इसको सब्सक्राइब खुद भी करिए एंड फ्रेंड से भी करवाइए चैनल्स को, और वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।